आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता यानी कि इसको आप लोग विभिन्नताएं भी बोल सकते हो। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागति, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग वंशागति के सिद्धांत और जो विविधता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 से आपका क्या है, जेनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट है। जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, ठीक है। आनुवांशिकी के अंतर्गत ही इन सब का स्टडी किया जाता है। आनुवांशिकी को आप लोग जानते हैं, जहाँ पर आनुवांशिकता ये वर्ड आता है तो वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन जुड़ जाता है कि जीन, गुणसूत्र, ठीक है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जेनेटिक्स किसे कहेंगे, यानी कि आनुवांशिकी। ये एक क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या फिर साइंस बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स, ठीक है। क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। तो उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें दो चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, किसका, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी को बोला जाता है आनुवांशिकता और वेरिएशन को बोला जाता है विभिन्नताएं। यानी कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी अलग है, आनुवांशिकता अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं या फिर विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उनको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग ये मेंडल का नाम सुने होंगे, उनका जो प्रयोग है उसके बारे में पढ़े होंगे 9th-10th में, ठीक है। तो ये वही मेंडल हैं जिन्होंने क्या है, मटर के पौधे में प्रयोग किया था। एक सक्सेसफुल प्रयोग दिया हुआ था जिसकी वजह से आप लोग जो है आज आनुवांशिकी के बारे में इतना डिटेल स्टडी कर सकते हैं। मतलब किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है कि मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि अपने ही समान जीवों का निर्माण करता है और बहुत सारी विविधताओं का मतलब जो निर्माण है या फिर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, इस तरीके से इन सभी का जो जानकारी है वो हमें किसके द्वारा मतलब अभी मिल पाया है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों और अवधारणाओं के द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी का जो विकास है, यानी कि पृथ्वी में जो जीवों का विकास है वह किस तरीके से हुआ है। मतलब कैसे कोई भी जीव अपने समान जीवों को या फिर मतलब जैसे मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य के समान, हाथी का है तो हाथी के समान, इस तरीके से उन जीवों का निर्माण कैसे करता है, इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर प्रयोग किए गए जो कि मतलब अमान्य थे, ठीक है। मतलब उनका जो प्रयोग था वो सटीक नहीं था या फिर उन प्रयोगों को मान्यता प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा यह पूर्णतः सिद्ध किया, जिसके द्वारा यह पता चला कि जो जीन होते हैं या फिर जो गुणसूत्र होते हैं वही क्या हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होकर क्या करते हैं, उनमें विभिन्नताएं लाते हैं और जो विभिन्न कैरेक्टर होते हैं जो कि उन्हें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सभी का डिटेल जो है वो मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ पर जो वर्ड आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, हेरिडिटी वर्ड आया है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये तीनों क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया, एक प्रकार का प्रक्रिया है। अब देखते हैं किस तरीके से ये प्रक्रिया है कि जो हेरिडिटी है, यहाँ पर वर्ड है आनुवांशिकता।
यानी कि जो बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे मतलब जो भी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि माता पिता से जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है, अपने बच्चों तक पहुंचते हैं। तो यही मतलब प्रक्रिया क्या कहलाती है कि माता पिता से जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही या फिर स्थानांतरित होना ही, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवांशिकता कहलाती है या फिर हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनहेरिटेंस। यह भी एक प्रोसेस है। इनहेरिटेंस में आप लोग वंशागति, ये चीज़ देख रहे हो, वंशागति। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को फोकस करना है आनुवांशिक पदार्थ पर। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। वंशागति में क्या होता है, वंशा मतलब ये कंटिन्यू, ठीक है, एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे से तीसरे वंश में, इस तरीके से ये कंटिन्यू क्या है, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण ही मतलब यानी कि जेनेटिक मटेरियल का इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन गति करना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, अगला क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन ये सभी जानते हैं आप लोग कि विभिन्नताएं। सभी जो जीव रहते हैं, चाहे वो एक ही जाति के क्यों ना हो, ठीक है, चाहे मनुष्य जाति को ले लीजिए आप लोग, मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक समान नहीं होते, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो यही विभिन्नताएं किस तरीके से हो सकती है, उनके आकार में, कार्य में, कोशिकीय में, ठीक है, व्यवहार में, इस तरीके से ये क्या बोलना चाहिए, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उसी को ही बोला जाता है वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन के कुछ टाइप है, उन टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट में दिया है हेरिडेटरी वेरिएशन, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं। जो आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर 4 टाइप्स दिए हुए हैं वेरिएशन के। फर्स्ट है हेरिडिटरी वेरिएशन। इस तरीके का वेरिएशन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है, ये हमेशा है। ठीक है, अगला क्या दिया है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इस तरीके का वेरिएशन किसी भी जीव में तब दिखाई देता है जब ताप, नमी, प्रकाश, ठीक है, मतलब वातावरणीय परिवर्तन के कारण ये विभिन्नताएं दिखाई देती हैं जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये किसी भी इंसान में जन्म से ही इस तरीके का वेरिएशन दिखाई नहीं देता। जन्म के बाद ही ये क्या है, वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके का जो क्या बोलना चाहिए, वेरिएशन है, इसको उपार्जित विभिन्नता भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। अगला क्या दिया है, सोमैटिक वेरिएशन, यानी कि कायिक कोशिकाओं में किस तरीके से वेरिएशन के कारण उनमें इस तरीके का लक्षण दिखाई देता है। जो वैज्ञानिक थे लैमार्क, उन्होंने कहा कि मतलब ये भी क्या है, उपार्जित वेरिएशन कहा है इसको, उपार्जित वेरिएशन या फिर उपार्जित लक्षण कहा है इसको। ठीक है, उपार्जित लक्षण इसलिए क्योंकि ये भी क्या है, जन्म के बाद ही दिखाई देते हैं इस तरीके के लक्षण। लेकिन लैमार्क ने क्या कहा कि जो ये उपार्जित लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल में जो वेरिएशन है उनको क्या कहा, उपार्जित लक्षण कहा या फिर उपार्जित वेरिएशन कहा, और कहा कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वही कैरेक्टर या फिर वही मतलब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे जो आनुवांशिक पदार्थों में, यानी कि जो जर्म सेल है या फिर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनमें पाए जाएंगे, ना कि सोमैटिक सेल में। ठीक है, यहाँ पर सोमैटिक वर्ड आया है, मतलब सोमैटिक सेल में वेरिएशन ये पाया जाएगा। लेकिन जो लैमार्क का ये सिद्धांत था, इसका खंडन विज़मैन के द्वारा 1892 में किया गया। उन्होंने कहा कि मतलब जो सोमैटिक सेल में या फिर जो उपार्जित लक्षण होते हैं वे कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, और ये जो सोमैटिक वेरिएशन है ये पर्यावरणीय परिवर्तन या फिर अंगों की उपयोगिता के कारण या फिर जागरूक प्रयास के कारण ही उत्पन्न
होते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है फोर्थ में, जर्मिनल वेरिएशन, यानी कि जर्म सेल में जो विभिन्नताएं होती है उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, मतलब जर्मिनल जो वेरिएशन है ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। जर्मिनल यानी कि जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले। ठीक है, तो इसका जो 2 टाइप है, एक क्या दिया है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन में ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक ग्राफ बनता है। ठीक है, ग्राफ में क्या रहेगा, एक मिनिमम और एक रहता है मैक्सिमम। तो मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच का जो टाइम रहता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन रहते हैं या फिर बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेज है लक्षण के औसत मान के दोनों ओर फैले या फिर बिखरे रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन का जो लंबाई है या फिर प्लांट का लंबाई है, किसी का भी लंबाई ले लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जैसे कि ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया इसका मैक्सिमम। ग्राफ इसके मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में रहेगा और दोनों के औसत वाला जो रहेगा, औसत मान के दोनों तरफ ये फैले रहते हैं। किस तरीके से ये देखते हैं, जैसे कि चलिए इस ग्राफ को हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। अब ये लंबाई का ग्राफ है। ठीक है, जो छोटा है इसको मान लीजिए मिनिमम में 3 फुट। ठीक है, 3 फुट, और मैक्सिमम में मान लीजिए 7 फुट। तो आप लोग जानते हैं, अब इन दोनों के बीच में देख सकते हो आप लोग बहुत सारे स्टेज हैं। मतलब 3 फुट से आप लोग ये देख सकते हो कि 4 फुट है, 5 है, 6 है, 5.5, 4.5, ठीक है, 3.5, इस तरीके से मतलब 3 फुट से लेकर 7 फीट तक के बीच में और भी बहुत सारे इंसानों का जो लंबाई है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये है कंटिन्यूअस वेरिएशन में, जिसमें मनुष्य की जो लंबाई रहती है उसमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, विभिन्नता किस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे लंबाई वाले इंसान पाए जाते हैं। ठीक है, 3.5 हो गया, 4 हो गया, 4.5, 5। ठीक है, इस तरीके से तो ये सभी में विभिन्नता का जो है वो उस चीज़ को बताता है। अगला क्या दिया है, कंटिन्यूअस में आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, सब्सटेंटिव यानी कि मात्रात्मक। मात्रात्मक में ये कैसे हैं, ऐसी विभिन्नताओं से जीवों के भार, रंग, आकार, प्रकार प्रभावित होते हैं। मनुष्य में लंबाई, नाक के आकार, त्वचा में रंग, आँखों के रंग, उंगलियों की लंबाई, दूध प्रदान करने की क्षमता आदि बाह्य आकार की लक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या दिया है, मेरिस्टिक। मेरिस्टिक में हो जाएगा संख्यात्मक। संख्यात्मक में आपका दिया हुआ है कि इस प्रकार की विभिन्नताओं से जीवों के अंगों अथवा भागों में संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। गेहूं की बाली में दानों की संख्या, केचुआ के शरीर में खंडों की संख्या, हाइड्रा में स्पर्शकों की संख्या में पाई जाने वाली विभिन्नता इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, ना इसमें मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। यानी कि इस तरीके का वेरिएशन ये किसी भी स्टेज में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अचानक परिवर्तन के द्वारा ये प्रदर्शित होते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण हो सकता है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, इसके कारण हो सकते हैं, या फिर गुणसूत्रों की संरचना में संरचना में या फिर किसी प्रकार का संख्यात्मक इसमें परिवर्तन होता है, तब जाकर ये डिसकंटिन्यूअस टाइप का वेरिएशन दिखाई देता है। यहाँ पे वेरिएशन के कारण दिए हुए हैं, जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से ही क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीन की संख्या में परिवर्तन होने से, जीन के विन्यास में परिवर्तन, लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने पर भी क्या होता है, कभी कभी वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। अगला क्या है, विभिन्नताओं का महत्व। विभिन्नताएं जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं, जीवों के अस्तित्व में ये
सहायक होते हैं। असतत विभिन्नताओं में नए लक्षण पैदा होते हैं। विभिन्नताएं नई जातियों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक होते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही प्रत्येक जीव की अपनी पहचान होती है। ये जीवों को विकासकीय रूप से गतिशील बनाते हैं। तो इस तरीके से इनके कारण और ये महत्व हैं। अगला है वंशागति के संबंध में धारणाएं। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनके प्रयोग से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार कुछ प्रयोग दिए जो असफल रहे, ठीक है, लेकिन उनके बारे में यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कुछ अवधारणाएँ, ठीक है, जैसे कि क्या दिया है, नम वाष्प सिद्धांत है, द्रव सिद्धांत है, जनन रुधिर सिद्धांत है, ठीक है, पूर्व निर्माण अथवा होमोसेंसुअल सिद्धांत, पेनजेनेसिस सिद्धांत और जनन द्रव्य सिद्धांत। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है, इनको आप लोग पढ़ लेंगे। कल हम लोग देखेंगे मेंडल एवं उनके प्रयोग।